सभी का मेरा चैनल में हार्दिक अभिनंदन है। आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि मैं अभी व्याकरण पढ़ा रही हूँ, तो सबसे पहले मैंने कल आपको भाषा और उसके व्याकरण के बारे में बताया था। भाषा की परिभाषा, भाषा के भेद, व्याकरण और व्याकरण किसे कहते हैं उसकी परिभाषा और व्याकरण का विभाजन, ये सब बताया था। आज मैं आपको जो है वर्णमाला के बारे में बताऊंगी कि हमारी जो सबसे व्याकरण की सबसे पहली जो कड़ी है वो वर्ण होते हैं और कैसे वर्ण की परिभाषा होती है और कैसे वर्णमाला बनाई जाती है। इस तरह से मैं आपको इस वीडियो में आपको बताऊंगी, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कीजिए प्लीज़। ठीक है, तो आप मेरे साथ देखें। तो आज हम पढ़ रहे हैं वर्ण विचार। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्ण विचार। वर्ण किसे कहते हैं, ठीक है, इसको दूसरा भी कहते हैं कि वर्णमाला। वर्णमाला, तो वर्णमाला का क्या अर्थ होता है कि जिस प्रकार स्त्रियां अपने गले में एक माला, मोतियों की माला धारण करती हैं, और उसी प्रकार स्वर और व्यंजन से मिलकर के एक पूरी वर्णमाला बनती है। तो आज हम वर्णमाला की परिभाषा, वर्ण कैसे होते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है कि वर्ण किसे कहते हैं। तो उसका आता है भाषा की वह सबसे छोटी इकाई, भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके हम और अधिक टुकड़े नहीं कर सकते, वो वर्ण कहलाते हैं। जैसे कि अब आप मान लो क्या है, ये क्या आधा का, इसको हमने हलंत लगा दिया, क्या के नीचे हलंत लगा दिया तो ये आधा बन गया। हम इसके अब और टुकड़े नहीं कर सकते। ये आधा क्या है, ये आधा मैं है, ये आधा टे, हम इसके और अधिक टुकड़े नहीं कर सकते क्योंकि ये खुद ही आधा है। तो वह भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके हम और अधिक टुकड़े नहीं कर सकते, वो सब वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, अब आता है कि वर्ण कहलाते हैं। अब होता है वर्णों की संख्या कितनी होती है। वर्णों की संख्या, टोटल वर्णों की संख्या स्वर व्यंजन मिला करके 44 होती है, 44 होती है। वर्णों की संख्या 44 होती है। स्वर और 11 स्वर और 33 व्यंजन, इनको मिला करके वर्णों की संख्या 44 बनती है। कोई आपसे कोई एग्जाम में पूछा जाए कि वर्णों की संख्या कितनी है, 40 है, 44 है, 45 है, तो वो आप बताएंगे कि वर्णों की संख्या 44 होती है। ये बहुत से एग्जामों में, यूपीएससी आरएस के एग्जामों में, बड़े बड़े एग्जामों में भी ये सब पूछा जाता है। मुख से उच्चारित होने वाली ध्वनियां, मुख से उच्चारित होने वाली ध्वनियां व लिपि चिन्हों को दो भागों में बांटा गया है। जो मुख से होने वाली ध्वनियां हैं और लिपि चिन्ह है, जिनको हम लिखते हैं, लिपि चिन्ह है, इनको हम दो भागों में बांट देते हैं। पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। अब आता है कि स्वर की क्या परिभाषा होती है। स्वर की ये परिभाषा होती है, स्वर की ये परिभाषा है कि वे स्वर जो बिना किसी दूसरे चीज की सहायता से बनते हैं, वो स्वर कहलाते हैं। वे स्वर जो बिना किसी दूसरे की सहायता से बोले जाते हैं, वो स्वर कहलाते हैं। जैसे ए आ गया, आ गया, ई आ गया, ऊ, बड़ी ई आ गया, ऊ आ गया, ये सब जो है बिना किसी सहायता के बोले जाते हैं। ये स्वतंत्र इकाई है, अपने में स्वतंत्र है, ये बिना किसी सहायता के बोले जाते हैं। और जो व्यंजन होते हैं क ख ग घ ङ च छ ट थ न, ये जो है स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। तो स्वर की परिभाषा ये है कि वे भाषा जो बिना किसी सहायता के बोले जाती है, वो स्वर कहलाते हैं। वो वर्ण जो बिना किसी सहायता के बोले जाते हैं, स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। वापस समझा रही हूँ, वे वर्ण जो बिना किसी सहायता के, बिना किसी दूसरी सहायता के बोले जाते हैं, वो वर्ण स्वर कहलाते हैं। जैसे ए, आ, ई, उ आदि। ठीक है, अब आता है कि स्वर के कितने भाग होते हैं, स्वर के कितने भेद होते हैं। तो स्वर के भी दो भेद होते हैं, एक हर्ष स्वर और दूसरा है दीर्घ स्वर। एक हर्ष स्वर और दूसरा है दीर्घ स्वर। और हर्ष स्वर किसे कहते हैं? जिसमें मात्रा नहीं होती, जिसके बोलने में कम समय लगता है, जिसके उच्चारण में कम समय लगता है, उसको हम हर्ष कहते हैं। जैसे कि आ हो गया, ई हो गया, ऊ हो गया, और ये ऋषि, ये है हर्ष स्वर। ये क्या है? हर्ष स्वर है। ए, ई, ऊ। इनको बोलने में कम उच्चारण का समय लगता है, इसलिए ये हर्ष कहलाते हैं, यानी छोटे कहलाते हैं। अब आता है दीर्घ स्वर।
दीर्घ स्वर वही बात है कि जिनके उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में थोड़ा मूल उच्चारण से थोड़ा ज्यादा समय लगता है उसको हम दीर्घ कहते हैं। थोड़ा ज्यादा समय लगता है उसको हम दीर्घ कहते हैं। दीर्घ माने ज्यादा उच्चारण करना, लंबा। इसमें आ गया आ गया, बड़ी ई आ गया, बड़ा ऊ आ गया, ए से एड़ी आ गई, ऐ से ऐनक आ गई, ठीक है। ओ से ओखली और औ से औरत, ये सब दीर्घ स्वर के उदाहरण हैं। ये स्वर हर्ष कम है और दीर्घ ज्यादा है, तो इनमें सब में क्या लगी हुई है, मात्रा लगी हुई है, इसलिए ये दीर्घ कहलाते हैं। तो स्वर व्यंजन के अंदर हमने आज ये पढ़ा कि स्वर किसे कहते हैं। अंग्रेजी में एक और आता है, ये आ, ये आ। तो ये आ का भी बहुत सारे शब्द हैं, जैसे डॉक्टर लिखते हैं हम, ये डॉक्टर, डॉक्टर लिखते हैं तो इसमें हम आ लगाते हैं, ठीक है ना। और इसके बाद इसके सिवा अब आता है कि व्यंजन किसे कहते हैं। ये आता है व्यंजन, व्यंजन किसे कहते हैं। तो व्यंजन की भी वही परिभाषा है, वे शब्द जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उनको हम व्यंजन कहते हैं। वे स्वर जो स्वरों की सहायता से, वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वो व्यंजन कहलाते हैं। जैसे व्यंजन कितने होते हैं, व्यंजन 33 होते हैं। जो होते हैं क, ख, ग, घ, न, इस तरह से ये व्यंजन होते हैं जो ये स्वरों की सहायता से कहलाते हैं। अब स्वर कैसे बनते हैं, इसमें कैसे पहचानेंगे कि ये स्वर है, तो इसके अंदर ए मिला होता है, ए। तो ये बाहर निकालेंगे हम, के आधा हो गया और प्लस ए बराबर के, तो इसके अंदर ए मिला होता है। प्रत्येक व्यंजन के अंदर ए मिला होता है, ठीक है। अब आगे आता है इसके अंदर कि व्यंजन की परिभाषा होगी। अब आता है चिन्ह किसे कहते हैं। ये चिन्ह, हल चिन्ह किसे कहते हैं। तो ये आता है कि जो हलंत होता है ना उसको हम हल चिन्ह कहते हैं। जैसे पाठ है, पाठ के अंदर लगाते हैं हम, पाठ्यक्रम के अंदर लगाते हैं, इस तरह से। अब आता है, तो मैंने आपको ये पढ़ाया कि वर्ण विचार क्या होता है, वर्ण की परिभाषा क्या होती है, वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण के 2 भाग होते हैं, स्वर व्यंजन होते हैं। स्वर के भी 2 भाग होते हैं, 2 भेद होते हैं, हर्ष और दीर्घ स्वर होते हैं। और हर्ष स्वर छोटे होते हैं, दीर्घ स्वर में ज्यादा उच्चारण होता है। व्यंजन की संख्या 33 होती है। व्यंजन जो है स्वरों की सहायता से मिलकर के बनते हैं और इनकी संख्या 33 होती है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको इतना ही बताना चाहती हूँ। अभी इसका सेकंड भाग ही हम बनाने जा रहे हैं, उसको आप कंटिन्यू करके देखिए। अब हम संयुक्त स्वर और व्यंजन में उनका वर्गीकरण पढ़ेंगे कि स्वर युक्त व्यंजन और उनका वर्गीकरण कैसे किया गया है। वर्गीकरण का मतलब होता है कि जो स्वर व्यंजन है वो कैसे बोले जाते हैं। कोई तो दांत से बोले जाते हैं, कोई कंठ से बोले जाते हैं, कोई जिह्वा से बोले जाते हैं, कोई अंतस्थ होते हैं। इस तरह से इनका वर्गीकरण होता है, वो मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पर है स्वर युक्त व्यंजन। स्वर युक्त व्यंजन का मतलब होता है कि जो भी ये व्यंजन होते हैं इनके अंदर सब में स्वर मिला होता है। अब यहाँ पर मैंने स्वर भी लिखे हैं, यहाँ पर मैंने व्यंजन भी लिखे हैं। इसका अर्थ यह है कि के वर्ग में कंठ से जो भी बोले जाते हैं वो ए, आ, क, ख, ग, ये सब होते हैं कंठ वाली। इसलिए स्वर भी और व्यंजन भी, इनको हम कंठ बोलते हैं, कंठ से बोले जाते हैं। इसको ये कंठ कहा गया, इनका नाम ध्वनि है कंठ है, उच्चारण स्थान है कंठ। कंठ माने ये बीच में होता है, गले और मुंह के बीच में जो कंठ होता है यहाँ से ये बोले जाते हैं, इसलिए इनको के वर्ग में रखा गया है। के वर्ग का मतलब ए, आ, के कंठ से बोले जाते हैं। अब च वर्ग के अंदर है ई और बड़ी ई और चे, ये तालु से बोले जाते हैं, इसलिए इनकी ध्वनि है तालव्य। तालव्य है तालु के बीच में बोले जाते हैं, इसलिए इनकी ध्वनि है तालव्य। अब बोल के देखिए, आपको पता लगेगा। इसके बाद आता है टे वर्ग। टे वर्ग के अंदर टैठे डेढ़े तो आते ही हैं। मूर्धा से बोले जाते हैं। और ऋषि और श और रे ये भी मूर्धा से बोले जाते हैं, और इनकी नाम ध्वनि है मूर्धन्य। मूर्धन्य, ना तो ये तालु के बीच में आते हैं ना ये दांत के बीच में आते हैं, इनके
बीच में होठ ये जो जीभ के नीचे की स्थिति होती है उसमें आते हैं ये, तो ये ट वर्ग में आते हैं। अब आता है त वर्ग। त वर्ग के अंदर ल भी होता है और स भी होता है, और त थ द ध न होता है। ये दांत से बोले जाते हैं, दंत वाले। जैसे त, तो हमारी ये जीभ है ना दांत के बीच में आती है, इसलिए त ऐसे बोलते हैं। थ द, तो ये दंत वाले होते हैं, इसलिए इनकी ध्वनि क्या होती है, दंत्य। इनकी ध्वनि होती है दंत्य, ये दांत से बोले जाते हैं, इसलिए इनको दंत्य ध्वनि वाले स्वर व्यंजन बोला जाता है। अब आता है प वर्ग। प वर्ग के अंदर आप देखो उ, ए, ऐ, प, फ, ब, भ, म, तो ये ओष्ठ को, होठों को बंद करके बोलते हैं, इसलिए ये ओष्ठ कहलाते हैं। होठों को बंद करके बोला जाता है, इसलिए ओष्ठ कहलाते हैं, ये ओष्ठ कहलाते हैं। प, फ, ब, भ, म, तो आप बोल के देखिए, आपको खुद लगेगा कि हम होठ को बंद करके बोल रहे हैं, इसलिए ये प वर्ग वाले ओष्ठ ध्वनि कहलाते हैं। अब आता है नासिका। नाक से बोले जाने वाले व्यंजन कौन कौन से होते हैं? नासिका व्यंजन तो होता है ड, ण, न, म, ये नाक से बोले जाते हैं, नाक के अंदर स्वर जाता है, इसलिए नाक से बोले जाते हैं। अंतस्थ मतलब होता है, अंतस्थ माने अंदर की तरफ खींच के बोले जाते हैं जो व्यंजन, उसको कहते हैं अंतस्थ। य, र, ल, व, अंदर की तरफ, हमारे अंदर की तरफ इसको खींच के बोलते हैं, उसको कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। अब आता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन के अंदर हवा तेज निकाली जाती है मुंह से, उसको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे स, अब हवा तेज निकली, स, से है, तो ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन कौन से व्यंजन अंतस्थ हैं, कौन कौन से व्यंजन नासिका के हैं, कौन से व्यंजन ऊष्म व्यंजन हैं। इस तरह से ये व्यंजनों का वर्गीकरण कहलाता है। व्यंजन हमारे 33 हैं और स्वर हमारे 11 हैं। टोटल कितने हो गए? 44। बाकी के जो व्यंजन हैं वो छत्र, ग है, इनको संयुक्त में आता है, ये संयुक्त व्यंजन आता है, इसलिए इनको अलग से लिखा जाता है। इस स्वर व्यंजन के अंदर इनको गिना नहीं जाता, क्योंकि इसके अंदर 2 व्यंजन मिले होते हैं, इसलिए इनको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। तो जैसे ये 6 से क्षत्रिय कैसे लिखते हैं? आधा क और श, तो आधा क और श मिला करके 6 बनता है। हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, आप देखो ये तो आधा है, ये इसको भी हम आधा ऐसे करेंगे, ऐसे वो लगा देंगे, हलत लगा देंगे और ए को बाहर लगा देंगे, तो ये बन गया 6। ऐसे भी इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे ये त्र है, त और रे मिलकर के आधा त और पूरा रे मिलकर के बनता है त्र। यदि हम इसको और खोलें तो आधा त प्लस आधा रे प्लस ए बराबर त्र, ऐसे बनता है। तो हम इसको ए को बार बार बाहर नहीं निकाल के हम इसको आधा कर देंगे, आधा हरंत लगा देंगे, तो ये वही बन जाएगा j प्लस ग और रे प्लस श्रे। इस तरह से ये संयुक्त 4 व्यंजन है। आप देखिए छ, त्र, ग और श्रे, तो ये चारों को मिला करके इस तरह से ये संयुक्त व्यंजन बनता है। ये एग्जाम में, ये जो एग्जाम होते हैं यूपीएससी के, एसएससी के और ये सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, इन सब चीज़ों में ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं इनमें ये सभी पूछे जाते हैं। तो आप ध्यान रखें कि कौन किससे बनता है। इस तरह से संयुक्त व्यंजन का ये मिलान है और ये इसका वर्गीकरण है कि कौन किस मुंह की किस चीज जगह से इनका उच्चारण होता है, ये इनका वर्गीकरण कहलाता है। आप चाहें तो इसको लिख करके और फिर याद कर सकते हैं। और नासिका के हैं ये सब मैंने आपको बताया, अंतस्थ है जो ये रे से इनको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इस वीडियो में इतना ही है, आशा है आपको समझ में आ गया होगा। मेरे दोनों पार्ट हैं, दोनों पार्ट है स्वर व्यंजन के और इनका वर्गीकरण के, इन दोनों को आप एक साथ देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करिए। बहुत कम लाइक हो रहे हैं क्योंकि मेरा अभी भी नया नया काम है, इसलिए आप थोड़ा सपोर्ट कीजिए और अपने दोस्तों यारों को भी शेयर कीजिए, उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए कीजिए। धन्यवाद।